पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के इतिहास में नारायण दत्त तिवारी के बाद लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। 4 जुलाई 2021 को वो राज्य की सत्ता पर काबिज हुए थे। तब से वो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने और अगले 6 महीनों में होने वाले चुनावों में नए जनादेश के लिए जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी समेत दूसरे मुद्दों के साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर पॉलिटिक्स अखिलेश शर्मा से बात की। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जब राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है तो एक दलील ये भी दी जाती है कि राज्यों का पुनर्गठन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए। पिछले 26 साल में जब से राज्य की स्थापना हुई है, राज्य ने 10 मुख्यमंत्री देखे हैं। केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड भी तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो 5 साल का लगातार कार्यकाल तो पूरा कर ही रहे हैं और साथ ही अगले 6 महीने बाद फिर से एक बार कोशिश करेंगे जनादेश लेने की। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। धामी जी, बधाई हो आपको। लगातार 5 साल और एनडी तिवारी जी का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। किस तरह से देखते हैं आप, ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता होती है, लेकिन लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहना, सबको लेकर साथ चलना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? धन्यवाद अखिलेश जी। और देखिए, मैं ये जो भी कालखंड पूरा हुआ है, ये मैं उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। अनेक चुनौतियाँ, अनेक परेशानियाँ, आपदाओं का अवसर उत्तराखंड में हमेशा रहता है। भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सभी चुनौतियों पर कोशिश की है कि हर चुनौती पर बेहतर काम करके दिखाएं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आप बताना चाहें कि जो पिछले 5 साल में आपने, जिसमें कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया हो? देखिए, अनेक उपलब्धियां राज्य को पहली बार उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। चाहे वो यूसीसी का कानून पूरे भारत में सबसे पहले लागू करना हो, नकल का कानून लागू करना हो, उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर मिली हैं। अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 12,000 एकड़ से अधिक ज़मीनें अतिक्रमण मुक्त हुई हैं। दंगा रोकने का सख्त कानून बना है। मदरसा बोर्ड, उसको हमने समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा में बड़ा सुधार का हम कानून लेकर आए हैं। धर्मांतरण रोकने का कानून बनाया है। एसडीजी इंडेक्स में आज उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। अनेक हमने कीवी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया है, मिशन शुरू किया है, एप्पल मिशन शुरू किया है, ड्रैगन नई नीति ले आए हैं, सघन नीति लाए हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने आयोजित किया था और 3,55,000 करोड़ के हमारे एमओयू हुए थे। साधारण तरीके से माना जाता है कि एमओयू हो जाना सामान्य बात होती है, लेकिन उसकी ग्राउंडिंग होना बड़ी बात होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई और 1 लाख करोड़ से भी अधिक की ग्राउंडिंग अभी तक हो चुकी है। G20 के 3 कार्यक्रम हमारे, जिसमें वैश्विक लोगों ने भाग लिया, प्रतिनिधियों ने, उसकी मेज़बानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ऐसे अनेक काम हैं। आज शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे दूरस्थ क्षेत्र, चाहे वो आदि कैलाश हो जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां पूरे वर्ष भर 500-700 लोग जाते थे, और इसी वर्ष 52,000 से भी ज़्यादा लोग पिछले 1.5 महीने में जा चुके हैं। 4 धाम यात्रा 40 लाख क्रॉस कर गई है 2 माह में। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। पूरे साल भर पर्यटन चलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी 28 से अधिक बार प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड आ चुके हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। हवाई सेवाएं हमारी हर ज़िले तक पहुंची हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। रेलवे का क्षेत्र हो, रोपवे का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बन जाने से एक तरह से ऐसा हो गया है कि देहरादून भी
हमारे इसी एनसीआर रीजन का एक पार्ट हो गया है। तो ऐसे अनेक काम हैं। मैं उनको कहूँ कि अगर मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा, आपके और अन्य भी प्रश्न होंगे। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी फहरिस्त है आपकी उपलब्धियों की, लेकिन आपने यूसीसी का नाम लिया। शुरुआत में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, और हमने देखा कि एक तरह का मॉडल लॉ बना है। अब अन्य राज्यों में भी उसी तरह के कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन यूसीसी लागू करने से राज्य के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इससे क्या ऐसा परिवर्तन हो गया उनके जीवन में जिससे उनको लगे कि हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार है? देखिए, सभी को एक तो जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो तेज़ हुई, समानता का अधिकार मिला। और हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, जहाँ हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, चारों धाम यहाँ हैं, आदि कैलाश यहाँ हैं, और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, देवभूमि उत्तराखंड उनका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, देवभूमि का देवत्व तो बना रहना चाहिए, और मुस्लिम महिलाओं को, उनको भी समानता का अधिकार मिले। जो बहु विवाह है, इद्दत है, हलाला है, इस प्रकार की 3 तलाक जैसी जो कुरीतियाँ हैं, उन सब से कहीं ना कहीं सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, एक उत्तराधिकार का अधिकार अच्छा मिला है। तो सबकी सुरक्षा के लिए कानून आया है और उसका एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है, बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। और उसी जो उत्तराखंड में हुआ है, अब अन्य राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की, तो इससे क्या लगता है आपको, कैसे उनको अधिकार मिला? कोई मापने का आपका तरीका है जिससे आपको लगा कि हाँ, उनको किसी को अधिकार मिला है, या कुछ इस तरह के मामले सामने आए जिसमें महिलाओं ने कहा कि हमें इससे समान नागरिक संहिता आने से हमें लाभ मिला? नहीं, बिल्कुल मिला है। और कुछ मामलों में लोगों ने कहीं ना कहीं जो कानून बनाया उस कानून को न मानकर आगे बढ़कर उसको तोड़ने का काम करने का प्रयास किया है। तो उस पर कार्रवाई की है, हमने तत्काल कार्रवाई की है। और मुस्लिम महिलाओं के अंदर भी आज एक सुरक्षा का भाव आया है। पर ये धामी जी आलोचना होती है यूसीसी की कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भेदभाव पैदा करने की कोशिश है, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इससे हिंदुओं को भी कुछ फ़ायदा हुआ यूसीसी बनने से? देखिए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथी जब ये संविधान बना रहे थे तो उसमें प्रावधान है। और समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने भी, चाहे वो सायरा बानो प्रकरण हो या अन्य प्रकरण हो, उन सभी प्रकरणों में राज्यों को निर्देशित किया है कि ये समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और हम उसी दिशा में आगे बढ़े। हमने संविधान का, और उत्तराखंड की जनता ने जो हमको जनादेश दिया, हमने उनके सामने उनको वचन दिया था कि नई सरकार आएगी तो हमारी सरकार बनते ही हम ये कानून लागू करेंगे। हमने अपना वचन निभाया। पर इसमें आदिवासियों को बाहर रख दिया गया। अन्य राज्यों में भी ये कहा गया है, केंद्र सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। हमारे यहाँ पर जो परिस्थिति थी वो ये थी कि जो हमारे जनजाति के ट्राइबल्स के लोग थे, उनके बीच में हमारी ड्राफ्ट कमेटी गई थी, उनके सम्मेलन किए थे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दे दीजिए, और भारत के संविधान में प्रिविलेज है, उसके आधार पर उनको प्रिविलेज दिया गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो विकास की आपने कई सारी बातें बताई कि ये उपलब्धियां आपकी हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के आपने खुद भी कहा कि कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। संतुलन जो है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, वो डिस्टर्ब होता रहा है कि एक तरफ विकास भी हो लेकिन उस विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़े। तो ये संतुलन कैसे बने, इस पर आप लोग क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इकोलॉजिकल विकास के पक्षधर हैं, और हमारा मॉडल भी वही है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, हमारी विरासत भी बढ़नी चाहिए। और आज की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुरूप विकास का मॉडल बनना चाहिए, वो हमने अपनाया हुआ है। तो विकास और विरासत दोनों, ये संतुलन कैसे बनेगा आपके? तो विरासत तो खैर है ही, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ तो देश भर से, विदेशों से लाखों लोग आते हैं हर साल, तो उनको भी सब सुख सुविधाएं मिले, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ों को ना चुकानी पड़े। नहीं, बिल्कुल उसी आधार पर काम कर रहे हैं। आप आज आदि कैलाश क्षेत्र में आप जाएंगे तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो पहले से जो पुराने समय से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे होम स्टे बने हुए हैं, होम स्टे जैसे छोटे मकान बने हुए हैं, आज लोग आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और हम भी उसी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आधुनिकता न करते हुए सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, पहाड़ों में भी विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का ख्याल रखते हुए। तो आपने ये तो आलोचना सुनी होगी कि जो 4 धाम के लिए
राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, इससे पहाड़ों पर असर पड़ रहा है, इसी कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देखिए, जो जिन लोगों के समय में लंबे समय तक चार धाम जाने के लिए बहुत कठिन मार्ग हुआ करते थे, पहाड़ों में सुविधाएं नहीं होती थी, और जिनको अब लगता है कि विकास तेज गति से हो रहा है, तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करते हैं। लेकिन वो सारे मानक होते हैं। आज पर्यावरण के भी मानक हैं, एनजीटी के भी मानक हैं। उन मानकों के आधार पर ही काम होता है, और सुरक्षा के मानक भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद बातें हैं। विकास अगर नहीं होगा तो क्या लोग पहाड़ों में क्या करेंगे? तो इसलिए पलायन होगा। आपने देखा कि पलायन होता है, उत्तराखंड का तो इतिहास है। पलायन एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है, लेकिन अब इधर के सालों में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग देश और दुनिया में जिन्होंने बड़े अनुभव लिए हैं, अच्छी जगह पर सर्विस की है, अब वो आकर जो है कोई गांव में अपना होम स्टे चला रहा है, कोई बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहा है, और बड़ी संख्या में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अपने पैतृक गाँवों को वापस लौट कर आ रहे हैं। तो आपकी सरकार एनकरेज कर रही है इसके लिए? कुछ योजनाएं वगैरह हैं? बिल्कुल, हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। इसमें अनेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं। उन योजनाओं के माध्यम से, और सब्सिडी का भी हमने प्रावधान किया हुआ है, और सरकार पूरी तरह से इसको बढ़ा रही है आगे। तो इसी में अगर हम बात करें भूमि कानून की, कि ये मांग भी होती थी कि जो बाहर के लोग हैं वो आकर के वहाँ पर ज़मीन ना खरीद पाएँ, खेती ना कर पाएँ। इसके लिए स्थानीय लोगों की ओर से डिमांड होती थी कि भाई बाहर से लोग ना आए, क्योंकि उनके हक छिनता है। इसके लिए आपने कानून भी बनाया, लेकिन फिर भी क्या उसके वायलेशन होता है, उसके कारण शिकायतें आती हैं? नहीं, कानून हमने जनता की मांग पर कानून बनाया है, सख्त भूमि का कानून बना दिया। और कहीं वायलेशन अभी ऐसी कोई बीच में कुछ वायलेशन के प्रकरण आए थे, वो भूमि सरकार में निहित कर दी गई है, और आगे भी कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो यानी स्थानीय लोगों के जो अधिकार है वो हाँ, सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप कोई औने पौने में जो है वहाँ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द नहीं कर पाएगा, और पहाड़ों की ज़मीनें बचेंगी, और जो भविष्य के लिए भी जो है एक अच्छा सुधार है, और सुरक्षा भी है भावी पीढ़ियों के लिए। रामी जी, जब आपकी सरकार आई थी तो आपने नकल को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाया था कि नकल नहीं होनी चाहिए, सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसकी क्या स्थिति, क्या उसका ज़मीन पर कुछ लाभ मिला है कि छात्रों में नकल रुकी हो? ये नकल का कानून हम लेकर आए, और वो नकल का कानून पूरे भारत का सबसे सख्त नकल कानून है, जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। और इसमें हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और इस नकल कानून के आने के बाद 33,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, और बिना पर्ची, बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के ये भर्तियां संपन्न हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। एक प्रकरण आया था कि जिसमें बहुत हल्ला मचा देश में, ये पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। वो पेपर लीक नहीं था, वो नकल का मामला था। एक सेंटर पर जानबूझकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश थी। और चूँकि पेपर शुरू होने के बाद लगभग 35 मिनट के बाद 11 बजे पेपर शुरू होता है, और 11:35 पर कुछ प्रश्न उस पेपर के मोबाइल में फ़ोटो खींच के बाहर डाल दिए जाते हैं। लेकिन बाद में छात्रों का भी आंदोलन भी हुआ। मैं स्वयं उनके पास में गया। उनकी जो मांग थी कि भाई इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, परीक्षा निरस्त भी कर दी, और सीबीआई जांच भी हमने उसमें कर दी थी, और पूरी तरह से मतलब पारदर्शी प्रक्रियाएं हुई हैं सभी। तो पेपर लीक अब नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पेपर लीक कोई एक भी नहीं हुआ। पर आंदोलन तो होते हैं कि पेपर लीक, जैसे आपने देश के दूसरे हिस्से में देखा होगा कि हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हुआ। उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक का एक भी प्रकरण पिछले 4 सालों में नहीं आया। महिलाएं जो हैं, अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड अलग बना उसके लिए महिलाओं ने बहुत बड़ी उसमें भूमिका निभाई, और महिलाएं एक तरह से कह सकते हैं उत्तराखंड की रीढ़ हैं। उनके लिए आपने पिछले 5 साल में आपकी सरकार में क्या किया है? देखिए, महिलाएं हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रही हैं, और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो, उत्तराखंड की घर परिवारों को चलाना हो, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे यहाँ अधिकतर परिवार पहले फौज से जुड़े हैं, फौज में जाते हैं, लेकिन घर चलाने का काम महिलाएं करती हैं।
मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है बचपन से कि कैसे वो घास काटने जाती थी, लकड़ी लेने जाती थी, खेती करती थी, गाय भैंस के लिए काम करती थी और उसके बाद घर भी चलाती थी। लेकिन आज उत्तराखंड में 2,65,000 महिलाएं हमारी लखपति दीदी बन चुकी हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, जिसमें अधिकतर महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद आज देश और दुनिया में जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। होम स्टे अधिकतर चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हैं। तो महिलाओं के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि, और उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में भी हमने 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है, जिससे कि महिलाएं जो हैं हमारी सरकारी नौकरियों में भी बड़ी भागीदारी उनकी हो जाए। सहकारी समितियों में भी हमने आरक्षण 30% से अधिक किया है, 33% का आरक्षण लागू किया है। तो महिलाएं हमारी प्राथमिकता है और राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। और एक अन्य राज्यों में कुछ चुनावी वादे किए गए, बीजेपी ने भी किए कि हर महीने हम इतना पैसा देंगे महिलाओं को अगर हम सत्ता में आते हैं, फिर आने के बाद देना भी शुरू किया गया है। कुछ वैसी भी आपकी योजना दिमाग में है क्या? देखिए, हमने पिछले चुनाव में जितनी भी वायदे किए थे उसमें से अधिकांश पर हमने काम कर लिया है। हमने पिछली बार कहा था कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार हैं उनको 1 साल में 3 सिलेंडर रिफ़िल करके मुफ्त में जो है हम देंगे, और आज हम कर रहे हैं। लगभग 2 लाख करीब ऐसे परिवार हैं, उनको वर्ष भर ये योजना मिल रही है। अन्य भी जो हमने वचन दिए थे या हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ था वो सभी पर काम कर रहे हैं। और आगे भी महिलाओं के लिए हमारी हमेशा से महिलाएं प्राथमिकता में रही हैं, तो आगे भी रहेंगी। क्या भविष्यवाणी है आपकी विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, विधानसभा चुनाव मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे काम हुए हैं जो उत्तराखंड में एक नया परिवर्तन लेकर आए हैं, जीवन लोगों का सरल बनाया है। चाहे कोई क्षेत्र ऐसा हो, रोड हो, रेल हो, रोपवे हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, सीमांत क्षेत्रों में हमारी पर्यटन को बढ़ाना हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हो, औद्योगिक क्षेत्र में काम हो, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को जब से वो 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बने, तब से लेकर वहाँ की जनता ने हमेशा उनको अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो धामी जी के 5 साल, क्या अगले और 5 साल हम देखेंगे? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हमेशा मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा पाऊँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धामी जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका।